हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं ऑन द टाइप्स ऑफ रिसर्च इस टॉपिक पर। ओके और ये सारी एमसीक्यूज जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी अबाउट दिस टॉपिक। और हम ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जिसकी वजह से आपको एग्जाम में एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है और वो है 7 to 10 दिसंबर और इसके फुल मार्क्स है 100 मार्क्स। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के दो सेक्शंस होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 एक कॉमन है एंड इट इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी और इसके लिए 50 मार्क्स है। तो इसकी वजह से आपके पास क्वालिफाइंग 50 मार्क्स होने ही चाहिए अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसकी वजह से हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ताकि आप 50% यहाँ से ही क्वालिफाई करें। ओके 50% यहाँ से ही पासिंग मार्क्स आप पा ले। ओके तो इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस, नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है और ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं और इसमें ऐसी सारी एमसीक्यूज है जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इसी में से ही आपको 40 एमसीक्यूज मिल ही जाएंगे। ओके और हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें भी ऐसे सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है। और ये सारी चीजें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इस कोर्स की वजह से आप पासिंग मार्क्स तो पा ही लोगे, बट आपको इंटरव्यू सेक्शन में ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपको इस कोर्स को परचेस करना है तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक आपको प्रोवाइड की है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस कोर्स को आप जल्द से जल्द परचेस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने ग्लोबल ऑनलाइन ऐप के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है। तो आप वहां पे जाके प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ओपन होगा इन योर ऐप। और स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे इन द सर्च सेक्शन जेएनयू टाइप कीजिए, देन आपके पास ओवरव्यू सेक्शन आ जाएगा। इसमें आप इस कोर्स की ड्यूरेशन देख सकते हो, 1 मंथ है। और जब आप कंटेंट में जाओगे देन आपके पास ये वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें आ जाएगी। देन आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देख के कोर्स को परचेस कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसको हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कह सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी कि जो भी कुछ फैक्ट्स हो चुके हैं उन सारी फैक्ट्स को हम लोग बाद में डिस्क्राइब करना, मतलब डिस्क्रिप्शन आफ्टर फैक्ट्स हैपेंड, इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि डिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके फॉर एग्जांपल एनी फैक्ट हो गई है, कोई सिचुएशन हो गई है, फेनोमेनन हो गया है, तो उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना, ये सारी चीजें हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज में करते हैं। ओके दूसरा है ये है कि अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च यानी कि एक्शन रिसर्च। कोई भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दैट टाइप ऑफ अ रिसर्च, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। तीसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटेड टू द क्वालिटी, ओके क्वालिटी ऑफ द डेटा विच इज अवेलेबल इन आर रिसर्च। जो भी कुछ हमारे डेटा की क्वालिटी होती है उसके मुताबिक ही ये रिलेटेड होता है। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ह्यूमन की एटीट्यूड के बारे में या फिर उनके ओपिनियन के बारे में जानकारी चाहिए तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन इज एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा होता है कि जो हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं और इसमें हम लोग मोस्टली ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इट मीन्स दैट अगर हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं तो उसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे डेटा इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं। ओके तो ये जो रिसर्च है वो थियरी बेस्ड रिसर्च नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। ऑब्वियसली द
करेक्ट आंसर इज 1 बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसमें हम लोग जो फैक्ट्स हो चुके हैं उन फैक्ट्स के इंक्वायरी करने के लिए हम लोग उनको डिस्क्राइब करते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च है। सो करेक्ट आंसर इज 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पूछा है कि एक्शन रिसर्च का यूजुअल सीक्वेंस क्या होता है। जब भी हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन से स्टेप्स होने चाहिए। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक्शन रिसर्च यानी कि एनी काइंड ऑफ अ रिसर्च जिसमें हम लोग कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम हो, उस इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तब हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी रिसर्चर को अगर एक्शन रिसर्च करना है तो पहले तो वो प्लान ही करेगा कि वो रिसर्च कैसे करना चाहता है, राइट? दूसरा ये है कि वो एक्ट करेगा कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मैंने इनकी सारी प्लानिंग की है कि मुझे कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तब मैं एक्शन लूंगी कि मुझे ये कैसे करना है, राइट? तीसरा ये है कि ऑब्जर्वेशन, तो वो ऑब्जर्व करेगा कोई भी चीज अवेलेबल है उसके पास, कोई डेटा अवेलेबल है। एक्शन लेने के बाद जो डेटा उसके पास अवेलेबल होगा तो उसको वो पहले ऑब्जर्व करेगा, राइट? देन उसके बाद वो उसको एनालाइज करेगा। सो द फोर्थ इज रिफ्लेक्ट, तो ये सब चीजें करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया है उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एनालाइज करके वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो इंटरप्रेट करेगा जो भी कुछ डेटा उसके पास अवेलेबल है, यानी कि ये उसके स्टेप्स होंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, इनमें से आप ही बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज टू प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिकल फीचर नहीं है, क्रिटिकल फीचर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग डायरेक्टली सोर्स ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके, जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेटा की जो क्वालिटी है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहता है तब वो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इंटरव्यूज लेगा अगर उसको डेटा चाहिए तो, वो केस स्टडीज करेगा, केस स्टडीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो डायलॉग्स का इस्तेमाल कर सकता है, उसके जो एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो जो खुद एक्सपीरियंस करता है उसके ऊपर भी वो डेटा कलेक्ट करेगा, यानी कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का इस्तेमाल करेगा। तो ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च की एक अच्छी खासी फीचर है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। दूसरा है डेटा टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स। जैसे कि हमने देखा कि इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि हम लोग इस डेटा को मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो ऑब्वियसली डेटा वर्ड्स और पिक्चर की फॉर्मेट में ही होगा। सो ये भी एक क्रिटिकल इसका फीचर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट्स। ओके, सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज मेजर्ड, बिकॉज अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तब उसमें क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे हम कोई मेजरमेंट करते नहीं है। अगर हमें कोई भी मेजर्ड सोशल फैक्ट्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता लगाना है तब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फेनोमेना। ओके, जब भी हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तब हमें बहुत ही क्वालिटी डेटा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके लिए किसी भी रिसर्चर को उस फेनोमेनन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको। वो किसी भी सिचुएशन पर अगर उसको चाहिए इंफॉर्मेशन तो वो उसका प्रेजेंट भी देखेगा और उसका पास्ट भी देखेगा। ओके, सो ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च की क्रिटिकल फीचर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 3। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द कंट्रोल ग्रुप गेट्स एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। ओके, जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तब हम बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको करते हैं, और उसमें हम लोग दो ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसमें जो भी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होती है उनको वो लेते हैं। ओके, तो इन इन पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कि कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि द कंट्रोल ग्रुप गेट्स एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट लिखा है, बिकॉज कंट्रोल ग्रुप कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करता। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, राइट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द स्प्यूरियस, स्प्यूरियस यानी कि फॉल्स। अगर हमें कोई भी चीज जेन्यून दिखती है पर फिर भी वो फॉल्स है, यानी कि वो स्प्यूरियस है। सो द स्प्यूरियस इफेक्ट ऑफ एन एक्सट्रानियस वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड। एक्सट्रानियस वेरिएबल यानी कि बाहर का वेरिएबल जो हमारे स्टडी में नहीं है बट स्टिल उसका इफेक्ट हमारे स्टडी के वेरिएबल्स पर होता है, उसका मतलब यह है कि एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तब कोई भी रिसर्चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी करवाते हैं। और जो भी कुछ एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं उनको भी वो कंट्रोल करता है, मतलब अगर उसका कोई फॉल्स इफेक्ट हमारे वेरिएबल्स पर हो रहा है या नहीं उसको भी वो कंट्रोल करता है। यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑब्वियसली आंसर 4, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट ये है कि टैबुलेशन ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि हमने देखा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जिसमें हम कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी फेनोमेनन हो या फिर कॉन्सेप्ट हो, उन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स का अगर हम टैबुलर फॉर्मेट करें तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल है या नहीं। यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बिकॉज अगर हमें कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना है तो हमें उसको अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा, किसी भी रूप में हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो अगर हमें डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है तो हम उसे टैबुलर फॉर्मेट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एग्जामाइन्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तब करते हैं जब हमें रिसर्च के बारे में कुछ पता ना हो, और ये अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च में हम लोग करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी कुछ थियरी है उस थियरी को हम लोग जनरलाइज करते हैं या फिर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं इस रिसर्च में। इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च ये एग्जामाइन करता है कि हमारा प्रॉब्लम कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका एक्सटेंट क्या है। ओके, तो ये तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि द क्वेश्चन हाउ इज एग्जामाइंड थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज अभी हमने देखा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये एग्जामाइन करता है कि हमारे प्रॉब्लम का नेचर क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। हाउ इट इज एग्जामाइंड ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लेन नहीं करता। सो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज explanatory research identifies causal factors and outcomes of the target population। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जिसमें वो हमें बताता है कि व्हाई और हाउ देर इज द रिलेशन बिटवीन 2 or 3 वेरिएबल्स। ओके, 2 or more वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि वेदर देर आर द कॉजल फैक्टर्स एंड आउटकम्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। तो ये भी करेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर is answer 1, that is A, B and D are the true statements about types of research।
अब इनमें से कौन-सी चीज़ ऐसी है जिनको हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन ये है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसको तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, एज़ द नेम सजेस्ट इट इज़ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। दूसरा ये है कि मैरिटल स्टेटस। इसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि अगर किसी लोगों का मैरिटल स्टेटस ये है कि मैरिड, किसी का सिंगल है, तो हम उन सारे लोगों को मेजर कर सकते हैं कि कितने सिंगल है, कितने मैरिड है, तो हम उनको क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा ये है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही रिच होते हैं, कोई बहुत पुअर होते हैं, तो उन सारे लोगों को क्लासिफाई करके हम लोग उनको भी मेजर कर सकते हैं कि कौन से रिच है, कौन से पुअर है, तो इनको इसको भी हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर कोई भी पर्सन का एटीट्यूड है, तो उस एटीट्यूड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। अब यहाँ पे हमें ऐसे पूछा है कि इनमें से कौन-सा क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो पहला ऑप्शन ये है कि जनरलाइज़ेशन टू द पॉपुलेशन। ओके, अगर हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन हो एंड हमें अगर उसके ऊपर जनरलाइज़ेशन बनाना है, तब हम उस वक़्त क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब अगर हमें पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज़ेशन करवाना है, तो इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे रैंडमली हमें सैंपल्स को चूज़ करना होता है। बट क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें एग्ज़ैक्ट क्वालिटी ऑफ द डेटा चाहिए। मतलब जो भी डेटा है उसके ऊपर जो क्वालिटी है वो हमें चाहिए। तो हम पर्टिकुलरली उसी सैंपल को चूज़ करेंगे जिसके पास वो क्वालिटी है। हम यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग नहीं यूज़ करेंगे। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा ये है कि यूनिक केस ओरिएंटेशन। यूनिक केस ओरिएंटेशन यानी कि अगर किसी भी पर्सन के पास वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम उसको ही चूज करेंगे इन आवर रिसर्च। इसका मतलब ये है कि यूनिक केस ओरिएंटेशन, मतलब उसी ओरिएंटेशन के साथ हम क्वालिटेटिव रिसर्च करवाएंगे। सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड द लास्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड मेजर्स। जैसे कि हमने देखा, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग केस स्टडीज यूज करते हैं, इंटरव्यूज यूज करते हैं, डायलॉग्स, या फिर जो भी हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, उन उन सारी चीज़ों से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग कोई भी टेस्ट या फिर मेजरमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ पे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करना है। तो देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट। तो इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, द प्राइमरी गोल इज टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तब उसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि हमें किसको आइसोलेट करना है और किसको आइडेंटिफाई करके इफेक्ट हमें जानना है, राइट। तो ये तो हमने बहुत बार देखा कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं। तो आप ही बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली उसका करेक्ट आंसर ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होगा इसका स्टडी करते हैं। सो इसका आंसर है 3। अब यहाँ पे पूछा है कि द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। जिस रिसर्च में हम लोग पास्ट का स्टडी करके उसके ऊपर जो हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर है उसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि फिलोसॉफिकल रिसर्च, दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च, तीसरा है माइथोलॉजिकल रिसर्च एंड द फोर्थ इज कंटेंट एनालिसिस। ओके, तो इसका तो बहुत ही इजी आंसर है, वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, मतलब हम लोग पास्ट का स्टडी करते हैं और उसका जो इफेक्ट होगा हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट पर, उसका स्टडी हम लोग करते हैं। सो इसका आंसर है 2। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पे पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं। पहला ये है कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑन सोशल इवेंट्स एंड सिस्टम। जब भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, तब हम ये इंक्वायर करते हैं कि उसके फैक्ट्स क्या है, वो चीज़ क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फेनोमेनन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसको हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। मतलब वो हम फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है, राइट।
सो ये तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता ही है। दूसरा ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे कि हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस ज़्यादा नहीं करते, बट कभी-कभी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो ये भी करेक्ट है। एंड तीसरा ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जैसे कि हमने देखा इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, बिकॉज जो भी कुछ फैक्ट्स हो गए हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ये भी हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 4। सो सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए इसको। एंड अगेन थैंक यू।